हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के तहत जो जल संसाधन का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत एक टॉपिक आ गया था बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे हम लोग इंग्लिश में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये है क्या। बहुउद्देशीय परियोजना जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि बहु और उद्देश्य, यानी कि बहुत से उद्देश्यों को एक साथ मिलकर बनाए जाने वाली जो परियोजना है इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जब कहीं भी किसी भी जगह एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, अब ये बहुत सारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर जब बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाएगा। इसलिए इसका नाम जो है, जैसे आप यहाँ परिभाषा आप देख सकते हैं कि एक साथ बहुत से लक्ष्यों को उद्देश्य में रखकर बनाई गई परियोजना को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब जरा इसके नामकरण को देख लेते हैं तो इसे कहीं कहीं बहुमुखी परियोजना भी कहा जाता है, कहीं इसे बहुधंधी परियोजना भी कहा जाता है और कहीं इसे बहुविध परियोजना भी कहा जाता है। तो इसके और भी अन्य नाम आ गए, बहुमुखी परियोजना, बहुधंधी परियोजना और बहुविध परियोजना। अब बहुउद्देशीय परियोजना से जब हम बात करते हैं तो इससे सीधा सीधा संबंध किसका जुड़ जाता है, इससे सीधा सीधा संबंध नदियों से जुड़ जाता है, क्योंकि भारत को नदियों की भूमि कहा गया है। और इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। किसे कहा गया है, तो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। और ये किसने कहा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये एक नंबर के एक प्रश्न में भी आपको समाया हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। और जैसा कि हम क्लियर कर रहे हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से सीधा सीधा संबंध किसका है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना से सीधा संबंध नदियों से जुड़ा हुआ है। तो नदी के बारे में भी हमको इसमें जानने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ हम लोग पहले चल लेते हैं कि ये बहुउद्देशीय परियोजना जिसके कई सारे नाम आ गए, बहुमुखी परियोजना, बहुधंधी परियोजना या बहुविध परियोजना, इसके लाभ क्या क्या है। तो जैसा आप पूर्व से लिखा हुआ यहाँ देख रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि ये बांध बनाकर, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कोई नदी बह रही है तो नदी के किनारे किनारे दो तरफ से क्या किया जाता है, एक कृत्रिम रूप से बांध बना दिया जाता है और उसके द्वारा जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और कंट्रोल करने के साथ साथ इसको और भी कई तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कभी कभी यहाँ पर बड़े बड़े बैराज बना दिए जाते हैं और ये बैराज का कार्य क्या होता है कि ये बाहर से आने वाली नदियों को क्या करती है, उसके जल को कंट्रोल करके और आगे की ओर बढ़ाती है। अब यहाँ देख लीजिए क्या इससे फायदे हो जाते हैं कि एक तरफ हमने बांध बना दिया तो नदियां क्या हो गई, इस अंदर में सिमट गई। अब जो नदियां बाहर फैल रही थी वो नदियां इसके माध्यम से चली जाएगी। तो जल प्रवाह को हमने क्या कर दिया, नियंत्रित कर दिया। जल प्रवाह को नियंत्रित करने के बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण लाभ हो जाएगा कि जैसे जो बाढ़ के पानी, ये पानी जो अगल बगल फैल रहा था वो क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी। उसके बाद इसके और भी लाभ क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या किया जाता है कि यहाँ जब यहाँ बैराज बना दिया गया तो आप जिस एरिया में रह रहे होंगे आपके अगल बगल में कोई ना कोई नदी जरूर बह रही होगी और आपके यहाँ का कोई ना कोई फेमस जो बैराज है, जो परियोजना है, आप वहां देखने के लिए पर्यटन के रूप में भी आप वहां गए होंगे। आजकल बहुत सारा जो है वो पिकनिक का स्पॉट बन गया है। उसके किनारे किनारे अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे किनारे जो कृत्रिम बांध बन गए तो इसके किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए जाते हैं। तो इससे हमारा पर्यावरण को भी संरक्षण मिल रहा है, हमारे प्रदूषण का स्तर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, हमारा वातावरण स्वच्छ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। अगला इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ से
जो बड़े एरिया से पानी फैल रहा था और यहाँ बैरेज बन गया, तो यहाँ से क्या होता है, कृत्रिम रूप से नहरें निकाली जाती है और वो बड़े एरिया को सिंचाई के रूप में ये उपलब्ध कराया जाता है। तो ये इसके लाभ हो गए, तो सिंचाई भी हो गया। अब इस एरिया में जहां पर ये सुरक्षित हो गया, तो यहाँ अलग अलग जगह पर फिर पुनः इसको रोक करके इस एरिया में जो है बड़े बड़े स्तर पर मत्स्य पालन किया जाने लगा है। तो मछली पालन का भी यहाँ पर काम हो गया। और जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है, ये जल विद्युत उत्पादन का केंद्र बनता है। आप बहुत सारे जगहों पर देखे होंगे कि पानी से जो पन बिजली बनाने का योजना है, इसका ये एक महत्वपूर्ण योजना हो जाता है। तो बहुत सारे योजनाएं आपको इसके साथ दिखेंगे जो ये इसके साथ लाभ आ जाता है। तो आप इसको गिन सकते हैं, रिवीजन के तौर पर भी आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि ये हमें कृत्रिम सिंचाई का मार्ग दे दिया। ये बाढ़ को क्या किया, नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। दोनों तरफ जब हम तटबंध बना देते हैं तो इस पर जो है सड़क बनाकर परिवहन का भी कार्य लिया जा सकता है। इसके बगल बगल पेड़ लगा दिए जाते हैं, उससे पर्यावरण पर भी हमारा असर पड़ता है। इसके बाद इससे सिंचाई का कार्य ले लिया जाता है, इसके साथ मत्स्य पालन का कार्य लिया जाता है। और जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है वो क्या है कि ये जल विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये इसके सारे लाभ हो गए। अब जब लाभ होती है किसी चीज के तो उसके दो पहलू होते हैं। तो अब कुछ न कुछ यहाँ हानियां भी होगी। तो अब यहाँ हानियां क्या है उसको जरा देख लीजिए। यहाँ हानियां, लाभ तो ये हमारे बहुत सारे साथ दे दिए। अब यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक प्राकृतिक रूप से नदी बह रही है, अब जब ये नदी बह रही है तो इसकी धारा तो क्या होगी, इसकी धारा स्वतंत्र है, अपने मन से जहां तहां जाकर के बह रही है। हमने क्या किया, बगल से जब इसमें हमने बांध दिया, तटबंध बना दिया, तो ये तो नियंत्रित हो गई। अब ये नदियां जो बलखाती हुई पहले इस एरिया में बह रही थी, वो सिमट करके इस एरिया में आ गई। तो इस एरिया में क्या होगा, सुखाड़ की स्थिति हो जाएगी। इस एरिया का जल स्तर क्या होगा, निम्न हो जाएगा। अब जब इस एरिया का जल स्तर निम्न हो गया तो इधर जो रहने वाले जीव जंतु थे, जलीय जीव, उस पर संकट आ गया, वो खतरे में पड़ गया। ये मरने वाले स्थिति में पहुंच गए, सुखाड़ की स्थिति इस क्षेत्र में पहुंच गई। और तो और जब हमने इसको क्या किया, ये देखिए सबसे बड़ी इसकी जो हानि है कि जब इस एरिया में हमने इस नदी को फिक्स कर दिया, ये मान लेते हैं हमारी नदी बह रही थी, हमने बताया जैसा डायग्राम के माध्यम से, ये पहले इस एरिया तक जा रही थी, अब ये कहां आ गया, अब ये इस एरिया में फिक्स हो गया। तो इस नदी के तलहटी में अवसाद जमा होते रहेंगे और वो अवसाद जब जमा होगा तो इसके तली पर जोर डालेगा और ये बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करेगा। तो ये इसकी हानियां हो गई। तो इसकी हानियों में हम देख लीजिए कि नदी के प्राकृतिक अफवाह को जैसे ही रोकेंगे तो वो बहुत सारी हमारे साथ समस्या करेगी, जिसमें बाढ़ के खतरे की आशंका भी यहाँ पे आ गई। सहायक नदियों, अब इसमें जो नदी आ रही है इसकी बहुत सारी सहायक, कोई भी नदी जो चलती है उसके साथ कुछ न कुछ उसकी नदी सहायक होती है। तो सहायक नदी जो है वो क्या हो जाती है, सूखने की स्थिति में पहुंच जाती है। इसके बाद जैसे ही हमने इसको क्या क्या सीमित क्षेत्र में बांधा तो प्रदूषण का स्तर इसमें क्या होता है, इसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे ही प्रदूषण की संभावना बढ़ेगी तो इसमें रहने वाले जीव जो है वो मरने लगेंगे। तो ये सारे इसके क्या हो गए, हानियां हो गई। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये नदी परियोजना है ये भारत ही नहीं बहुत सारे जगहों पर ये बहुत सारे रूप में फेमस है। हम लोग यहाँ कुछ भारत के नदी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो हम परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना भारत में विकसित हुई है उस पर हम एक बार नजर डालते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण है। वैसे इसकी एक सूची आपको अलग से भी दी जाएगी क्लिप के माध्यम से, आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण नदी जो आपके सिलेबस से भी संबंधित है, हमने उसे यहाँ डालने का प्रयास किया है। तो यहाँ देख लीजिए, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ जो उससे संबंधित परियोजना है उसको गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, ये है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी झारखंड के जो एक पहाड़ी है वहां से निकल करके पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है और ये वहां हुगली नदी जो गंगा की एक सहायक नदी होती है, गंगा से ही निकल करके बनी हुई है, उसमें जाकर समा जाती है। तो ये दामोदर नदी पर भारत की सबसे पहली स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये एक जीके का भी प्रश्न बन जाता है, आप यहाँ ध्यान दें इसी पर, कि दामोदर नदी पर भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जिसे डीवीसी के नाम से जाना जाता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यानी कि डीवीसी
जो है ये दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बनी थी, आजादी के जस्ट बाद। ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। अब कुछ और जीके के प्रश्न से संबंधित ही जो आपके सिलेबस में भी समाया है उस पर आधारित कुछ हम बात कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं। एक है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो सतलज नदी के पास, सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसकी विशेषता ये है कि ये एशिया की सबसे ऊंचाई में, देख लीजिए यहाँ पर समस्या क्या है कि ये ऊंचाई होती है और एक लंबाई होती है। लंबाई में सबसे लंबी और ऊंचाई में, हाइट में जो सबसे ऊपर होगी। तो ये एशिया की सबसे ऊंची जो है ये क्या है, नदी परियोजना बांध के रूप में बनी हुई है। और विश्व में इसका स्थान जो है वो दूसरा है। इसके बांध की ऊंचाई जो है वो 226 मीटर है। और ये बांध जो है वो 1948 में बनना शुरू हुआ था और 1963 में इसकी समापन हुई थी ये बन करके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सतलज, जो भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। अगला नदी है महानदी, ये उड़ीसा में है। और इस पर जो डैम बना था ये था हीराकुड बांध। बहुत फेमस प्रश्न आता है कि हीराकुड बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है और महानदी पर है। इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे लंबी मतलब लंबाई में जितनी दूरी तय करती है, और इसकी लंबाई जो है वो 4801 मीटर है, जो है ये इसकी लंबाई है। अगला चंबल नदी पर, चंबल नदी आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर बहती है और ये यमुना में आकर मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। तो ये चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनी है और इस पर कोटा से संबंधित, कोटा में इस पर जो है एक बहुत बड़ा जो है बहुउद्देशीय परियोजना भी बना हुआ है। उसके बाद तुंगभद्रा नदी, ये कर्नाटक में, इस पर तुंगभद्रा परियोजना बनी हुई है। कृष्णा नदी पर ये बहुत फेमस हो जाता है, नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। उसका अगला है नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना, ये मध्य प्रदेश पर। आप नर्मदा नदी से संबंधित एक बात याद जान ले, जिसे आप अफवाह प्रतिरूप में भी देखे होंगे या 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये नर्मदा नदी जो है वो भारत की एकमात्र नदी है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। वैसे मोस्टली भारत की जो नदियां हैं वो जनरली नदियां आकर के इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी की विशेषता ये है कि नर्मदा नदी यहाँ से बहते हुए ये अरब सागर में आती है। और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो भारत की कौन सी प्रसिद्ध नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो ये नर्मदा नदी की विशेषता है। और इसी नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना नाम से एक परियोजना बनी हुई है। उसके बाद फेमस है शरावती नदी, इस पर जो है शरावती नदी परियोजना जो है वो बनी हुई है। इसकी विशेषता यह है कि भारत की जो बहुत विकसित जोग या गरसोपा जलप्रपात है ये इस पर बसी हुई है और उसी की नदी से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है परियोजना बना हुआ है। ये जितने सारे आपने परियोजना देखा ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में आता है। और इन सब की विशेषता क्या है कि यहाँ इससे बहुत बड़े मात्रा में पनबिजली तैयार की जाती है। और जैसा कि मैंने इसके लाभ को बताया, आप इससे भी देख करके इसके नोट्स को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। तो आज हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना पर देख रहे थे। बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित और भी बहुत सारी योजनाओं की सूची आपको आगे जारी किया जाएगा, आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें इतना ही समा रहे हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अगले वीडियो के लिए भी प्रेरित हो और दूसरे को बताएं, अपने कमेंट्स के माध्यम से भी, शेयर करके भी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।